नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। दिल्ली में भड़के खौफनाक दंगों की बरसी आज, पुलिस ने सुलझाए 400 केस, 349 मामलों में चार्जशीट दर्ज। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब भी मौजूद हैं मजहबी निशान। चूरू में राकेश टिकैत की किसान रैली में दिखाई दिए कांग्रेस के विधायक, आंदोलन पर विपक्ष की राजनीति का मिला प्रमाण। गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, सभी पार्टियों को पछाड़, ज्यादातर नगर निगमों में खिला कमल। कोयला तस्करी में ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से 1.5 घंटे चली सीबीआई की पूछताछ। दिल्ली में दंगे भड़काने वाले पन्नू का एक और वीडियो आया सामने, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बंगाल और महाराष्ट्र को भारत से अलग करने के लिए उकसाया। नजर डालते हैं पहली खबर पर। दिल्ली में भड़के खौफनाक दंगों का 1 साल पूरा हो गया है। 23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग 755 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 400 मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है। 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। 102 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है। 303 मामलों की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। दिल्ली दंगों में शामिल कुल 1825 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 869 हिंदू समुदाय के हैं, बाकी 956 मुस्लिम समुदाय के। इन सभी पर दंगों में शामिल होने का आरोप है। डॉक्टर मनीष, आज दिल्ली के दंगों को हुए 1 साल पूरा हो गया है। देखिए, ये दंगा दरअसल शाहीन बाग का जो आंदोलन चला था उसी का एक एक्सटेंशन था, क्योंकि जो लोग शाहीन बाग का आंदोलन करा रहे थे, जो लोग घूम घूम कर देश भर में मुसलमानों को बरगला रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, किसी एक कानून से लोगों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान कहीं का नहीं रहेगा, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और इस अफवाह का नतीजा ये हुआ कि आपने मुसलमानों को तो भड़काया, और इस माहौल में पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जो कट्टरवादी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और इन्हीं के नेताओं का इस्तेमाल करके इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में ये दंगा किस तरीके से प्लान करके किया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब देश के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। पहले से ही ये कहा जा रहा था, अब तो उसके सारे साक्ष्य, सारे सबूत सामने आ गए हैं कि ट्रंप जब हिंदुस्तान में होंगे तब इतना बड़ा बवाल मचाएंगे कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर थू थू करेगी। दरअसल विपक्ष, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वामपंथी, ये सब पाकिस्तान और चाइना के बताए हुए रास्ते पे हिंदुस्तान में राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की राजनीति में लिप्त हैं। और यही खतरा किसान आंदोलन की वजह से भी हुआ। यही चेहरे, यही लोग किसान आंदोलन को भड़का रहे थे। किसानों के नाम पे सिखों को भड़काया गया और नतीजा आपने देखा किस तरीके से 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान हुआ। लेकिन इस बार दंगे इसलिए नहीं हुए क्योंकि पुलिस अपने खून बहा करके, मार खा करके, अपनी जान बचा करके वो किसी तरीके से वो हिंसा को रोकने में ये लोग कामयाब रहे। अगर जिस तरीके से शाहीन बाग के आंदोलन जीवियों ने ईस्ट दिल्ली के अंदर बवाल मचाया, वैसे ही अगर इस बार भी हो गया होता तो एक और बड़ा खतरा दिल्ली के ऊपर आता। लेकिन शुक्र है कि ये अब चला गया है। यानी कि 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में जो दंगे भड़के थे, उन्हें आज 1 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन उन दंगों के निशान अब भी खत्म नहीं हुए हैं। वहीं चूरू में किसानों की एक और रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अपने भाषण
से फिर एक बार लोगों को कृषि कानूनों के खिलाफ बरगलाते नजर आए। रैली में चौंकाने वाली बात तो ये थी कि किसान नेताओं के सिर पर कांग्रेस का हाथ होने की पोल खुल गई, क्योंकि इस दौरान मौके पर कांग्रेस समेत लेफ्ट दल के दो विधायक शामिल थे। डॉक्टर मनीष, राकेश टिकैत ने फिर एक रैली निकाली, कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को बरगलाते नजर आए और इसमें विपक्ष की राजनीति की भी पोल खुल गई। देखिए, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। वो एक थके हारे राजनेता थे जो 2014 में जिन्होंने आरएलडी की तरफ से चुनाव में हिस्सा लिया था और जमानत जब्त कराई थी। मात्र 9000 वोट आए थे इन्हें। और अब जब ये बवाल, ये जो किसान आंदोलन के नाम पे 26 जनवरी में जो इन लोगों ने पाप किए हैं, जो ये कुकर्म इनके हाथों हुआ है, उसको धोने के लिए अब ये राजनीति पे उतर आए हैं। ये किसान आंदोलन तो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल पार्टी से इसके कोई रिश्ते नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ मंच शेयर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने और किसानों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये जाति के नाम पे ये राजनीति करने में उतारू हैं। और मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जो कर रहे हैं वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहा है, लेकिन ये कभी कूद करके चूरू चले जाते हैं, तो कभी यूपी के दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो ये हर जगह जा कर ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे के तहत हर जगह कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ होती है। महापंचायत ये करने वाले हैं केजरीवाल के साथ भी। आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आए, तो कभी वो आरएलडी के साथ नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, वो बिल्कुल मर चुका है, लेकिन उस मरे हुए आंदोलन के ऊपर ये अपना चेहरा चमकाने में जुटे हुए हैं, और जिसको लेकर के हर उस शख्स को आपत्ति होनी चाहिए जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। यानी कि धीरे धीरे राकेश टिकैत का असली चेहरा अब सभी के सामने आ गया है। उधर गुजरात नगर निगम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। साथ ही कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें जाती दिखाई दी, लेकिन शुरुआती रुझान में बढ़त बनाने वाली AIMIM को इस बीच झटका लगा है। जिन सीटों पर वे आगे थी उन पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। डॉक्टर मनीष, क्या तस्वीर आज गुजरात के इन चुनावों को लेकर देखी गई? ये तस्वीर तो उन लोगों को देखना चाहिए जो किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव मना रहे थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोग हो गए, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई है, सरकार बहुत ही अनपॉपुलर है, बीजेपी को अब चुनाव नहीं जीत सकेगी। ये ब्ला ब्ला इस तरह की जो थ्योरी निकाली जाती है। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ कौन सा नेता, कौन सी पार्टी जनता के साथ है, इसका एक ही मापदंड है, वो है चुनाव। चुनाव में जो पार्टी जीतती है मतलब साफ है कि जनता उसके साथ है। गुजरात के नतीजे एक झटका है उन लोगों के लिए जो किसान आंदोलन को लेकर के कभी शाहीन बाग को लेकर के, तो कभी ममता बनर्जी के नाम पे, तो कभी मुसलमानों के नाम पे, तो कभी दलितों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। दरअसल ये समय है विपक्ष को इंट्रोस्पेक्शन करने का। कैसी क्या बात है कि वो हर दांव खेलते हैं, लेकिन हर दांव इनका फेल हो जाता है। आइदर इन्हें हिंदुस्तान की जनता का नब्ज समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये लोग एक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसका जनता के द्वारा कोई भी समर्थन नहीं है। अब सवाल ये है कि अब आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे असम के अंदर, बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, अब इन जगहों पे जहां 2 जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, असम और बंगाल, वहां पे अगर ये जीतने में कामयाबी मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये जो तमाम ये जो आंदोलन की राजनीति चल रही है, ये जो तमाम जो पेट्रोल के प्राइस को लेकर के, या फिर GST को लेकर के, तो नोटबंदी को लेकर के, यही पुराना राग हम दो हमारे दो की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो विपक्ष कर रहा है, उनको सोचना पड़ेगा कि उनके अंदर ही कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से लोग उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं।
यानी कि जिस तरह से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन गुजरात में दिया है, वो विपक्ष के मुंह पर एक करारा जवाब है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन में है। कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजरा नरूला से सीबीआई ने पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर से निकल गई। डॉक्टर मनीष, क्या जानकारी सीबीआई को इस पूछताछ के दौरान हासिल हुई? देखिए, ये मसला को समझिए है क्या। ये कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ एक जांच बंगाल के अंदर चल रहा है। दरअसल वहां बंगाल के अंदर 3500 ऐसे इलीगल कोल माइंस हैं जो वहां के माफिया उसको ऑपरेट करते हैं। उन माफियाओं का रिश्ता पॉलिटिकल पार्टी से है। अब इसमें जो सीबीआई जब जांच कर रही थी तो ये मालूम चला कि ये जो कोयला पश्चिम बंगाल का है वो इलीगल तरीके से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वो आसनसोल के इलाके से वो होता हुआ पूरी तरीके से बंगाल में वो इलीगल ट्रक्स, कोयले से भरे हुए ट्रक्स, वो बंगाल के बॉर्डर में मुर्शिदाबाद तो दिनाजपुर और मालदा के बॉर्डर के पास से वो बांग्लादेश में भेजे जाते हैं। तो इसमें जो जांच से ये मालूम चला कि इन पूरे कारोबार में, एक कोयला के इस काले कारोबार में सरकार, नेता, पुलिस अधिकारी, बीएसएफ, ये सब के सब शामिल हैं। एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा था। अब जब इनके सरगनाओं को पकड़ा गया तो उन्होंने इसका भी भेद खोला कि वो दरअसल एक महीने के अंदर 150 से 200 करोड़ रुपए वो नेताओं को देते हैं, उनके परिवार वालों को देते हैं। अब ये आंच ममता बनर्जी के परिवार तक इस तरह से पहुंची कि अब मालूम चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी की साली हो, पत्नी हो, इनके बैंक अकाउंट्स थाईलैंड और लंदन में हैं और वहाँ हर महीने 20 से 25 लाख रुपए हर महीने वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पूछा जा रहा है इनसे कि ये आखिर आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप कौन सा ऐसा इंडस्ट्री चलाते हैं, आपके पास कितना ऐसा कोई आपके पास कारोबार है कि जिसमें हर महीने इस तरह का इनकम हो रहा है जिसे आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड और लंदन के अकाउंट्स में डालते हैं। तो इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो जिस तरह के साक्ष्य, जो खबरें जो सीबीआई की तरफ से आ रही हैं कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इनका लिंकेजेस वो कोल माफिया के साथ है। चुनाव सिर पे है और इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ी कठिनाई का सबब है। यानी कि इस पूछताछ के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की नजर अब भारत के बंगाल और महाराष्ट्र पर आकर टिक गई है। इस संगठन को चलाने वाले गुरपवन सिंह पन्नू ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से बंगाल और महाराष्ट्र को भारत से आजाद करवाने की अपील की है। इसे लेकर पन्नू ने यूट्यूब पर फ्री बंगाल फ्री महाराष्ट्र नाम से चैनल भी बनाया है, जिस पर अपलोड पहले वीडियो में उसने ये बात कही है। डॉक्टर मनीष, पन्नू पहले तो खालिस्तान की मांग करते रहा, अब क्यों बंगाल और महाराष्ट्र पर आ गया है? देखिए, वो खालिस्तान की क्या मांग करेगा, ये तो दलाल है पाकिस्तान का। ये प्योर एक पाकिस्तानी एजेंट है। जिस तरीके से वो बिंडर और पीटर, ये लोग पाकिस्तान के K2 डेस्क से जुड़े हुए हैं। K2 का मतलब खालिस्तान और कश्मीर, उससे ये जुड़े हुए। दरअसल ये सारे लोग पाकिस्तानी पैसे के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और अब तक ये दिख रहा था कि ये जो बाकायदा किसान आंदोलन के नाम पे जो बवाल चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, इसमें सिख संगठनों की पूरी, इसमें कह सकते हिस्सेदारी थी, जिन लोगों ने वो टूल किट बनवाए थे। अब जब ये मसला हिंदुस्तान के अंदर में बड़ा होता चला जा रहा है, जब ये लोग पकड़े जा रहे हैं, जब इनके दलाल जो किसान संगठन के नाम पे दिल्ली बॉर्डर्स पे आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके जो फंडिंग सोर्सेस को बंद किया जा रहा है, तो अब ये नई तिकड़मबाजी है। लेकिन इस तिकड़मबाजी का जो निशाना इसने बनाया है कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, इनको वो पत्र क्यों लिख रहा है, ये अपने आप में बताता है ममता बनर्जी की राजनीति कैसी है। ये अपने आप में बताता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति कैसी है। पन्नू वो किसी मध्य प्रदेश के लीडर के नाम तो नहीं, कमलनाथ के नाम लिखा कि भाई आप जो है अलग मध्य प्रदेश की डिमांड करो,
लेकिन महाराष्ट्र और बंगाल के नाम पे उसने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि वहाँ के जो दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग इस तरह के राजनेता हैं जिनके सामने देश नहीं, उनका राज्य, उनकी आइडेंटिटी वही सर्वोपरि है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जॉय बांग्ला, ये यलगार, ये सो कह सकते हैं कि इस स्लोगन के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई भी देश विरोधी ताकत वो तो इनवाइट करेगा ही कि भाई आप एक अलग देश की मांग करें। चुनाव अगर आप हार रहे हैं तो आपको जो है वो अलग देश की मांग करनी चाहिए। तो अब जवाब तो पत्रकारों को देना नहीं है। पन्नू के इस पत्र का क्या जवाब उद्धव ठाकरे देंगे और ममता बनर्जी देगी, ये सोचने वाली बात है। यानी कि जब ये पाकिस्तानी एजेंट भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे, तो अब इन्होंने भारत की एकजुटता को तोड़ने के लिए ये पैंतरेबाजी अपनाना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों की नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।